नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हल्द्वानी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह कुमाऊं को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर राज्य में भारी उत्साह का माहौल है। ये कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री यहां केंद्र और राज्य की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं और सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड के महत्व पर अपनी बात रखेंगे। वहीं बारिश से पहाड़ी क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर यातायात। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में दिन भर वर्षा और हिमपात पर क्रम जारी रहने की शीतलहर लौट आई है। रोहतांग सहित अन्य सभी दर्राओं में आज 1 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। पिछले 7 दिनों से 5 फीट से अधिक हिमपात होने की जानकारी है। मनाली घाटी आज वर्षा के विधन के साथ हिमपात होता रहा है। मनाली के करीब 3 इंच हिमपात हुआ है। वर्षा के कारण कुल्लू के अखाड़ा बाजार के साथ लगती पहाड़ी से भूस्खलन। प्रशासन ने एहतियातन 6 मकान खाली करवाए। 20 से अधिक लोग गुरुद्वारे और सराय में ठहराए नजर आए। बृहस्पतिवार रात्रि शुक्रवार रात्रि होने तक निरंतर बारिश होते रहने से जहां ठिठुर बढ़ गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ गए। वहीं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नरेंद्र नगर के बाहर धार के पास पहाड़ी से मालवा आने के कारण अवरुद्ध हो गया है। मलबा हटाने का कार्य निरंतर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि रोड यातायात के लिए जल्द खोल दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली 5 मंत्री के पदों को भर दिया है। सरकार का ये निर्णय आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धामी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है। इसी क्रम में रुड़की विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप बत्रा पर राज्य सरकार ने भरोसा जताया। लोकसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने विधायक प्रदीप बत्रा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। देहरादून में शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही प्रदीप बत्रा रुड़की पहुंचे, भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये सम्मान रुड़की की जनता का है और अब क्षेत्र में विकास कार्यों और तेज गति दी जाएगी। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। शेष नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा। उत्तराखंड की जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। वहीं नववर्ष के मद्देनजर रोशनबाद, शिवालिक नगर, श्यामपुर चौकी और गैस प्लांट क्षेत्र में ई मार्ट, रिटेल स्टोर और ढाबे का निरीक्षण किया गया। अभियान युक्त सचिव कुरबे और डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर चलाया गया। श्यामपुर चौकी के एक प्रोविजन स्टोर से खुला दूध आटा मिलने पर दुकानदार से 25,000 का बिल ना दिखाने और पैकेट पर जरूरी वितरण ना होने पर 10,000 का चालान किया गया। निरीक्षण के दौरान कई खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी हटाने, आवश्यक दस्तावेज ना रखने और लोगो ना होने पर दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। खुले दूध आटा के 5 सैंपल और काला नमक पाउडर का एक नमूना लैब जांच के लिए रुद्रपुर भेजा गया है। बिना लेबल का दूध आटा सहारनपुर से सप्लाई होने की जानकारी सामने आई है। रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर में अलग अलग टीमों की कार्रवाई में कुल 14 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहादुराबाद ब्लॉक के अजितपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चे से लड़कियां
लकड़ियां ढुलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सामने आते ही जिलाधिकारी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए गए। साथ ही शिक्षा विभाग के विस्तृत रिपोर्ट की तलब भी की गई। जांच में ये खुलासा हुआ कि मिड डे मील के लिए स्कूल में बच्चों से ही लकड़ियां मंगवाई जा रही थी। इस मामले में विद्यालय की प्रधानी सरस्वती चौहान पर गंभीर आरोप लगे। बाल श्रम और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सरस्वती चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आगे की सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्चे अपने ऊपर गठर लिए हुए जा रहे थे नदी से। तो उसमें अभी पाया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीतपुर का मामला है। तो वहाँ की प्रधानाध्यापिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। आगे जांच कर कार्रवाई इस करी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि इसको जांच करके कार्रवाई। तो इसमें लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई इस तरह से किसी भी बच्चे से काम न कराएं। अगर साफ सफाई से रिलेटेड मामला है तो किसी स्वच्छता का कार्यक्रम है खुद ही उसमें शामिल हो और बच्चों को तब शामिल करें, अकेले नहीं। केवल आगे आना है फिर काम कराना है। लेकिन आज का जो मामला है बिल्कुल अलग तरह का मामला है। ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग सौंपे गए, जिससे उनकी भूमिका सरकार में और मजबूत मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जैसे ही मदन कौशिक हरिद्वार पहुंचे, उनके आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सड़कों सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल नजर आया। इस मौके पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन और सरकार दोनों में मिले अनुभव के आधार पर वो प्रदेश के विकास को नई गति देने का प्रयास करेंगे। मदन कौशिक ने खासतौर पर 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित महाकुंभ को लेकर भी अपनी योजना साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है। आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय ही मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। जिले से 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि चुनौतीपूर्ण है चुनाव इस बार का। 3 ही विधायक हमारे पास जिले में, इसलिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस बार सारी सीटें जीतेंगे। वहीं सितारगंज शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की है। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारक दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमज़ान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी शब्बाल की पहली तारीख को ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। वहीं सितारगंज क्षेत्र के तमाम मुस्लिम इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन, चैन की दुआ मांगी, साथ एक दूसरे के गले लगे और ईद उल फितर की मुबारक दी। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज ने लोगों में खासा खुशी का माहौल देखा गया और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। ईद उल फितर की नमाज बड़े अमन व अमान और सुकून के साथ अदा की गई। ये हमने पूरे महीने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे। अल्लाह ने हमें इनाम इकराम के तौर पर ईद उल फितर अता फरमाई।
हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि आप तमामी हजरात अमन व अमान और पुरसुकून माहौल में ईद की खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद ईद की पेश करें और भाईचारगी का मैसेज और पैगाम दें। यही मानवता है, यही इंसानियत है। पूरे अपने वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अमन व अमान को कायम रखे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान और भाईचारगी को कायम रखे, क्योंकि भाईचारा और इंसानियत, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझना, ये हमारे वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान की सकाफ़त और गंगा जमनी तहज़ीब का एक नमूना है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इसी तरह से हम सबको ईद की खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे शहर सितारगंज में और बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान और भाईचारा कायम व दायम फरमाए। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित कई प्रमुख स्थान शामिल रहे। वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में हुई ये बर्फबारी हाल के सालों की सबसे अधिक बर्फबारी में से एक रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और ओली जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात और मौसम विभाग ने खराब मौसम की आशंका को देखते हुए देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमेली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी के साथ गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं हरिद्वार में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सिडकुल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके आधार पर टीम ने अभियान चलाकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पूछताछ में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब कहां से सप्लाई की गई थी और इसके किन स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की जांच की जा रही है। वहीं देहरादून में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती ने फोन के माध्यम से संपर्क कर व्यक्ति को निवेश का झांसा दिया और धीरे धीरे विश्वास में लाकर उससे करीब 37,66,000 रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर पीड़ित को अलग अलग खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया। जब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तब उसने तुरंत पुलिस में संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद रायपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी में और कौन लोग शामिल है और पैसा किन खातों में भेजा गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बुलेटिन में आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।